नमस्कार, सीधी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता। देश के विभिन्न प्रांतों में चुनावी मौसम शुरू हो गए हैं, जिसके लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम लगा रहे हैं। जब बात राजनीति की होती है तो एक सवाल हमेशा से खटकता है और वो है राजनीति में महिलाओं की भूमिका। हमेशा से महिलाओं को प्रमुख वोट बैंक के तौर पर समझा जाता है, लेकिन जब बात महिलाओं के प्रतिनिधित्व की आती है तो उसकी स्थिति क्या है, ये सभी को पता है। आज सीधी बात में अगले 1 घंटे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीति में महिलाओं को जगह क्यों नहीं मिलती, इसके पीछे की वजह क्या है। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है 3 मेहमान। जानकी गोस्वामी भाजपा की प्रवक्ता हैं, अंशु शारदा स्तंभकार हैं, अपराजिता डेका शिक्षक है। हमारे साथ स्काइप से भी जुड़ रही हैं अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस की प्रवक्ता टोको मीना। सबसे पहले आप तीनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जानकी जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। आप खुद एक राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता है, क्या आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि महिलाओं को कहीं ना कहीं राजनीति में वो मुकाम हासिल नहीं हुआ जिसकी वो लायक है? कहीं ना कहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या राजनीति में बिल्कुल ज़ीरो है। नहीं, देखिए, संख्या तो कम है, ये हम लोग ना नहीं कर सकते हैं। ये जैसे कि अप्रिय है, लेकिन ये तो सच्चाई है, क्योंकि हम लोगों का यहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ के आने के लिए स्कोप भी है और ज़रूरत भी है। और इसीलिए हम ये तो बिल्कुल सही बात है कि महिला का प्रतिनिधित्व कम है हम लोगों के यहाँ। लेकिन इसका वजह अगर आप देखें तो एक बात ये है कि हम लोगों को पहले ये रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि हमारे समाज कैसे गठन हुआ है। समाज में महिला और पुरुष का समांतर हक है और समांतर उन लोगों का दोनों मिलके ही एक समाज गठन हुई है। अगर आप इंडिया में भी देखें तो 48% वुमेन है, 52% मैन है। दोनों मिलके हम लोगों का समाज गठन हुआ है, हम लोगों का देश गठन हुआ है। लेकिन जब प्रतिनिधित्व का बात आता है और जब पुरुष आगे निकल के आते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो है कि बैलेंस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है। अगर महिलाएं भी सामने आए और वो लोग भी रिप्रेजेंटेशन करने लगे तो वो बैलेंस आएगा, क्योंकि पुरुष अकेले कैसे सोच सकते हैं महिला के हित के बारे में। पुरुष और महिला दोनों को मिलके हमारे समाज के हित के बारे में चिंता करना चाहिए। सामने खुद नहीं आ रही। नहीं, ये भी बात नहीं है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि इसका और एक कारण ये है कि बहुत दिन अगर आप हमारे भारतवर्ष की बात ही करें तो बहुत सालों से महिलाएं पीछे रह रही है। बहुत ही क्षेत्र में, खाली पॉलिटिक्स ये नहीं है, सारे क्षेत्र में अगर आप एजुकेशन भी देखें तो हमारे समाज व्यवस्था ही ऐसी थी कि 70 सालों से, जब से हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिली है, तब से ही वुमेन थोड़े पीछे रह गए हैं। लेकिन इसी को करेक्शन करने का बहुत ज़रूरत है। अगर हम इसको करेक्शन कर पाते हैं, जैसे भी हो, संरक्षण बिल के थ्रू हो या जैसे भी हो, अगर इसको करेक्शन कर पाते हैं तब महिलाओं को निकल के आने के लिए और एक सुविधा मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उनमें इच्छा नहीं है, महिलाओं में इच्छा है, लेकिन स्कोप अगर ज़्यादा मिले। इसी की ज़रूरत है। अगर महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तो राजनीति में उनकी जगह पक्की होनी पड़ेगी। हाँ, ये सही बात है। उन लोगों को और थोड़ा सुविधा मिलना पड़ेगा, एक व्यवस्था मिलना पड़ेगा जिससे वो लोग आगे बढ़ के आए। लेकिन पहले से बहुत ही बेहतर है। अगर आप अभी भी लोकसभा के रिप्रेजेंटेशन देखें तो इस बार हाईएस्ट है। लोकसभा और राज्यसभा मिलके 103 प्रतिनिधि हैं जो महिला प्रतिनिधि हैं, और इस बार ये हाईएस्ट रिकॉर्ड कायम किया है। तो इससे ये साबित होता है कि धीरे धीरे ये जो स्थिति है ये बेहतर हो रही है, लेकिन और बेहतर होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आंकड़े बढ़ ज़रूर रहे हैं लेकिन संतोषजनक नहीं है। हाँ। अंशु जी, 572 सदस्यों में महिला सांसदों का आंकड़ा केवल 78 लोकसभा में। जी बिल्कुल सही कहा। 17वीं लोकसभा में मात्र 78 महिलाएं, जी, जो पूरी संसद का खाली 14% प्रतिनिधित्व करती हैं, तो वो महिलाएं मात्र इतनी ही संख्या है। और ये आंकड़े बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत धीरे इनका जो है चुनावी प्रक्रिया में शामिल होती हैं महिलाएं, वो वोट भी देती हैं, लेकिन उनमें एक नेतृत्व क्षमता भी है, लेकिन वो सामने नहीं आती हैं। कारण पितृसत्तात्मक जो समाज है उसकी जड़ें इतनी गहरी है हमारे भारतीय समाज में कि प्रत्येक संगठन, प्रत्येक संस्था, सभी में वो इस तरह से जड़ें जमाए हुए हैं कि उसके विरोध में या उसके साथ में महिलाओं को चलना बहुत मुश्किल भी है एक। और संसद में भी यही कारण है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफ़ी कम है।
वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेती हैं, वोट देती हैं, लेकिन फिर आज भी ये है कि घर के जो पुरुष हैं वो ये चीज़ डिसाइड करते हैं, वो चीज़ निर्णायक भूमिका में रहते हैं कि आपको किस संगठन को, किस पार्टी को आपको वोट करना है। महिला आज भी उतनी स्वतंत्र नहीं है कि वो अपने तरह से उनको वोट भी कर सकें, वोट कास्ट भी कर सकें। ये भी एक चीज़ है ज़मीनी स्तर पर हम देखते हैं। तो कुछ ज़मीनी स्तर पे परिवर्तन होने से ही महिलाओं का जो आंकड़ा है वो इस विषय में बढ़ेगा, संसद में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। तो ज़मीनी स्तर पर जो सक्रियता है वो ज़रूरी है आपके हिसाब से। हमारे साथ अपराजिता डेका भी मौजूद हैं, ये शिक्षक हैं। अपराजिता जी, क्या महिलाओं की भूमिका राजनीति में महज मंच पर राजनेताओं को सम्मानित करने तक ही सीमित रह गया है? ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद से, जब से संविधान लागू हुआ है, उस समय से अगर हम भारतीय राजनीति पर ध्यान दें तो हमने देखा है कि बहुत सारे महिलाओं ने भारतीय राजनीति में एक शक्तिशाली भूमिका उन्होंने निभाई है। इंदिरा गांधी का नाम सबसे पहले आता है, उसके अलावा अभी भी ममता बनर्जी है पश्चिम बंगाल में, फिर उसके बाद मायावती का नाम आता है, जयललिता जी का नाम आता है। इन लोगों की शक्तिशाली भूमिका हमने देखी है। और हमारे असम में भी स्वतंत्रता संग्राम के समय जो महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई थी, एक शक्तिशाली भूमिका उन्होंने निभाई थी। और उस समय से जो एक जागरूकता महिलाओं में आई है, जो अन्य देशों की तुलना में हमारे भारत में एक अन्य उदाहरण के रूप में स्थापित होता है। और वो जो जागरूकता है, उस जागरूकता को कायम करके रखना हमारा सबसे बड़ा दायित्व बनता है। सभी क्या वजह मानती हैं आप इसके पीछे कि महिलाएं आगे बढ़ नहीं रही हैं? ऐसा नहीं है कि जी आप बोलिए। इसके कई सारे बंधन हैं। एक तो सामाजिक बंधन है, पारिवारिक बंधन है, राजनीतिक बंधन है, आर्थिक बंधन है। फिर उसके बाद एक राजनीति के प्रति जो नकारात्मकता है उसको भी हम ले सकते हैं। अभी अपराजिता जी, हर बार जीतने लायक उम्मीदवारों की दुहाई देकर औरतों की जगह मर्दों को टिकट दिए जाते हैं, तो क्या ये दावे आपको खोखली नहीं लगते? जी बिल्कुल खोखली है, क्योंकि समान रूप से देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 33% आरक्षण ही देना चाहिए। मेरे ख्याल से तो पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से देना चाहिए। उनको जो पीछे रखने की एक मानसिकता है, जो पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है, उसको बदलना है, उसके लिए व्यवस्था ही करनी है, तभी जाके हम समान रूप से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महिलाओं का जो घरेलू दायित्व होता है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जी जानकी जी, आप भाजपा की प्रवक्ता है, आप पार्टी से जुड़ी हुई हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, जब भी किसी महिला उम्मीदवार को टिकट दिया जाता है तो किस बेसिस पर टिकट दिए जाते हैं? क्या फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखा जाता है या फिर इंडिविजुअलिटी, उसे अहमियत दी जाती है? इंडिविजुअलिटी, डेफिनेटली इंडिविजुअलिटी। और देखिए, ये महिला हो या पुरुष हो, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि जो भी कैंडिडेट सामने आई है हमारे, तो उनका विनिंग चांसेस क्या है। ये कोई भी, अगर आप देखें कि कोई भी राजनीतिक दल, हर एक राजनीतिक दल निर्वाचन के प्रति जो निर्वाचन केंद्रित होता है, तो इसीलिए हम लोगों के यहाँ कोई भी पार्टी में, अगर आप हमारे पार्टी की ही नहीं दूसरे पार्टी को भी अगर आप देखते हैं, तो जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट का विनेबिलिटी क्या है वो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। ये हम ना नहीं कह सकते। लेकिन उसके बाद अगर कोई महिला वहाँ से, जैसे एक क्षेत्र से कोई महिला ऐसा एक पॉपुलर कैंडिडेट है जिनको हम लोग कैंडिडेचर दे सकते हैं, तो तब हम लोग क्या देखेंगे, तब हम लोग फैमिली बैकग्राउंड क्या है उससे ज़्यादा मायने रखती है कि वो लेडी का, वो महिला का इंडिविजुअलिटी कैसी है। क्या वो जो हम लोग उनको सौंपना चाहते हैं, ये एक बड़ा दायित्व होता है, प्रतिनिधित्व करना एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। क्या वो दायित्व लेने का उनमें क्षमता है, उनमें वो दक्षता है। पुरुषों को ये जो जिम्मेदारी है, जैसा कि आपने कहा, बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन महिलाओं के क्षेत्र में आखिर क्यों? ये इसलिए भी है क्योंकि महिला आगे बढ़ के आती कम है। पुरुषों के तुलना में महिला जो है, जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे वो लोग बढ़ के, बहुत कम ही महिला आगे बढ़ के आती है। लेकिन उनमें से जो महिलाएं हम
विनिंग चांसेस जिनके ज़्यादा है और जिनके आपने कहा कि इंडिविजुअलिटी उनमें वो क्षमता है कि वो जीत के आए, वो लीड कर पाए, वो उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी हो, तब वो महिला कभी पीछे छूट के नहीं रहती। हम लोग वैसे महिला को प्रमोट करने के लिए हमारा भी पार्टी चाहती है कि ऐसे महिलाएं आगे बढ़ के आए जिनको हम लोग चुन के प्रतिनिधि बना सकते हैं। तो वो भी एक बात है। और जैसे और हम लोग अगर ज़मीनी स्तर पे जैसे इन्होंने बोला था, अगर हम जाएं तो पंचायत में अगर हम देखें तो वहाँ पे आरक्षण किया हुआ है और पंचायत में बहुत सारे महिलाएं सामने आई हैं, आगे बढ़ के आई हैं। और पिछले बार भाजपा के तरफ से 50% से ज़्यादा ही महिलाओं को टिकट दी गई थी। और अभी पंचायत के स्तर पे अगर आप देखें तो रिप्रेजेंटेशन बहुत बैलेंस्ड है। महिलाएं भी है, की बात में जरूर महिलाएं भी है, पुरुष भी है। जी जानकी जी, पंचायत पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अंशु जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, महिलाओं को पावर के मामले में गंभीरता से नहीं लिया जाता, क्या आपको भी यही लगता है? बिल्कुल, महिलाओं को पावर के मामले में जैसा आप कह रहे हैं कि गंभीरता से नहीं लिया जाता है। अगर वो चुन के आती हैं, मंत्रिमंडल में भी उनको प्रतिनिधित्व मिलता है, तो उनको जैसे बाल कल्याण है या कुछ इस तरह के जो मंत्रिमंडल में उनको जो इस तरह की विभाग हैं उनको वो दिए जाते हैं। उनको महत्वपूर्ण विभाग हैं जिनमें हालांकि फिलहाल निर्मला सीतारमण फिलहाल ये सुषमा स्वराज या निर्मला सीतारमण जैसे एक्सेप्शनल केसेस हैं हमारे यहाँ पर, जिन्होंने सुषमा स्वराज ने हमारे दल में ऐसे तो है। सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र तक भारत को प्रतिनिधित्व करा है, तो ऐसे रक्षा मंत्री रही है वो, निर्मला सीतारमण। इस तरह के कुछ एक अपवादों को छोड़कर हम लोग अगर विधानसभाओं में भी देखते हैं या अलग अलग हम लोग देखते हैं, केंद्र सरकार के समय में भी देखते हैं, तो उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन उनको जो विभागों का बंटवारा होता है वो इस तरह का ही होता है कि उनको कम दायित्व वाले विभाग दिए जाते हैं। शायद उनसे इतनी उम्मीद नहीं की जाती है या उनसे इतनी आशा नहीं लगाई जाती है कि वो किसी भी बड़े फैसले खुद से ले सकें या उतना उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट हो या कुछ इस तरह की चीज़ें उनसे हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा कारण होने का भी कारण है कि लोगों का मानना है कि अगर महिलाएं मंत्री बनेंगी तो वो पानी, सड़क इस पर ध्यान देगी, जबकि पुरुष अगर मंत्री बनते हैं तो वो विकास की ओर ध्यान देंगे। आज हम असम की ओर ही देखते हैं, असम में देखते हैं तो आज सैयदा तैमूर जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही, तो उसके बाद से आज तक असम में दूसरी कोई मुख्यमंत्री नहीं हमारे सामने आई। हमारे यहाँ क्या लीडरशिप नहीं है? क्या मतलब जो विभिन्न पार्टियां हैं क्या वो महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं देती हैं? प्रतिनिधित्व देती हैं, लेकिन क्या उनकी नेतृत्व क्षमता को भी उतना उस तरह से आंका जाता है कि वो खुलकर सामने आए? तो विभिन्न बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करना अब बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ अरुणाचल से कांग्रेस की प्रवक्ता टोको मीना जुड़ गई है। टोको मीना जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आपका। मीना जी, अरुणाचल कैबिनेट में एक भी महिला को जगह नहीं मिली है, जबकि विधानसभा में सिर्फ 4 विधायक है, क्या कहेंगी आप? जैसे कि आपको तो पता है, आपके पास डेटा होगा जी। 2019 का जो इलेक्शन है उस पे कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दी थी स्टेट असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए। अब ये अलग बात है कि हार जीत तो होती है, तो जो महिलाएं कैंडिडेट थी दे हैव लॉस्ट द इलेक्शन, बट इन जनरल कांग्रेस ने 1978 से लेके 2014 तक महिलाओं को बहुत ही स्पेस दिया है पॉलिटिकल फील्ड में। ऐसा नहीं है कि अब सिर्फ 4 विधायक हैं, अब 4 विधायक है कांग्रेस का, सही बात है, बट ऐसा नहीं है। तो आप देखिए कि 1978 को सबसे पहला जो नॉमिनेटेड महिला MP थे सिबो काई जी, वो भी अरुणाचल से ही थे। और फिर इसके बाद तब कांग्रेस का था, उस समय रिजीम था अरुणाचल में। फिर इसके बाद आप देखिए 1990 के दशक से लेके आप 2014 तक देखिए, जितने भी कितने कम से कम 15 महिलाओं को महिलाएं ने जीता है स्टेट असेंबली इलेक्शन, और मिनिस्टरशिप जो होता है पोस्ट पे उस पे भी रहे हैं। जैसे कि हमारा राज्यसभा में भी ओमेम मोयंग देवरी करके जो है पहला महिला जो राज्यसभा मेंबर बन के गए थे। और दूसरी बात यह है कि स्टेट मिनिस्टरशिप में 1990 को कोमली मौसम जी भी थे। और अब का ये पता नहीं है कि भाजपा सरकार जो है इस बार जो 3 जीते हुए महिला जो लीडर्स हैं, MLAs हैं, उनको
कैबिनेट में मिनिस्टरशिप में क्यों इंक्लूड नहीं किया है वो भाजपा की बात है। बट जब तक था आईएनसी का रिजीम अरुणाचल में, ये कांग्रेस ने हमेशा महिला को दर्जा दिया है, आगे दिया है। यहाँ तक कि पार्टी की जो प्रेसिडेंट थे ओमेम मोयोंग देवरी जी, अरुणाचल कांग्रेस पार्टी की भी महिला प्रेसिडेंट रही है। ऐसा नहीं है कि बस ओनली मैन हैड बिकम द लीडर और पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन अरुणाचल प्रदेश, महिला भी रही है। अभी जैसे मैंने नाम मेंशन किया है ओमेम मोयोंग देवरी जी। और यहाँ तक कि जैसे कि आपने देखा भी है कि हमारे कांग्रेस से अरुणाचल प्रदेश से हमारे जरजुमती मैडम जी भी कांग्रेस की जो लीडर रही है, यहाँ तक कि सेंट्रल लेवल तक जनरल सेक्रेटरी रही है और ये ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी में। तो इसमें ये नहीं है कि आप यहाँ पार्टी बेसिस पे मतलब कि यहाँ कांग्रेस कम स्पेस देते हैं या फिर अलग पार्टी ज़्यादा स्पेस देते हैं। जी मीना जी, लेकिन बात ये नहीं हो रही है कि कांग्रेस जगह कम देती है या फिर बीजेपी ज़्यादा देती है, बात वो नहीं है। बात हम कर रहे हैं पॉलिटिक्स में महिलाओं की जो भागीदारी है वो कम होती जा रही है। मीना जी, जैसा कि आपने बताया कि कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दी, लेकिन 60 सदस्य विधानसभा में 1978 से जी महज 5 महिलाओं को टिकट देना ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य जो है वो महिला प्रधान राज्य माने जाते हैं और अरुणाचल, खासकर अरुणाचल में महिलाओं की आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है। मीना जी, हमारा सवाल है, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि महिलाएं खुद सामने बढ़कर नहीं आती, तो अरुणाचल की क्या स्थिति है? अरुणाचल की स्थिति आपको मैं अपडेट करा दूं कि ऐसा नहीं है कि महिला खुद आगे चल के नहीं आती। हाँ, किसी केसेस में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी मजबूरियां होंगी, चाहे वो सोशल प्रॉब्लम्स है या फिर कोई फैमिलियल प्रॉब्लम्स है। बट अरुणाचल की महिलाएं दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। पर ये है कि आप ये देखिए कि आपको एक एग्जाम्पल दे दे, उदाहरण दे दे कि जब कोई भी दौर होता है, चाहे किसी भी आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स को ले लीजिए या फिर कहीं भी किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्टिविटी का आप ले लीजिए कि दौर जो है एक समान शुरू होना चाहिए। तो अब अरुणाचल की बात यह है कि जब हम लोग दौर एक समान शुरू करते हैं तभी जाके आप जीत और हार का तय कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अरुणाचल में औरतें ज़्यादा आते नहीं हैं या फिर कोई भी कारण से पीछे रह जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो सिस्टम है हमारा यहाँ पे या फिर पूरे अरुणाचल में एक बायस सिस्टम है, एक बायस रिजर्वेशन रहता है। जैसे आप नौकरियों में भी देख लीजिए कि शादीशुदा औरतों को कई कंपनियां हायर नहीं करती है, यहाँ तक कि कई लड़कियों को, कई औरतों को नहीं करती है। ऐसे भी पॉलिटिकल स्पेयर में, फील्ड में रिजर्वेशन तो रहता है। औरतों की बहुत सारी बायोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, फैमिलियल प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ये है कि जहां तक मेरा मानना है कि ये फील्ड जो पॉलिटिकल जो एरिना है ये खुला है, इट्स ओपन फॉर ऑल। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वी नीड टू क्वेश्चन आवर-सेल्फ, डू वी सपोर्ट आवर वुमेन लीडरशिप। अगर कोई औरत अगर कोई कैंडिडेट बन के आता है, चाहे राज्यसभा का, लोकसभा का या स्टेट असेंबली इलेक्शन का कोई आती है, तो डू वी वोट फॉर इट अक्रॉस एनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस और पार्टी? डू वी वोट फॉर इट? We don't vote for it. We go by political pressure और political influence. So ये सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम औरतें हमें अपने आप से ही पूछना है, instead of putting our problems on some other person or some other system or maybe societal spheres. तो ये मेरा मानना यह है कि we have to initiate our own leadership and we as a woman we need to support each other. We need to recognize and acknowledge our own leadership first, then only we can talk about some peripheral issues. उतना मेरा कहना है। जी बिल्कुल मीना जी, अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो आपसे मैं जानना चाहूँगी मीना जी, क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता रही हैं, किस बेसिस पर टिकट्स दिए जाते हैं? फैमिली बैकग्राउंड को अहमियत दी जाती है या फिर मेरिट्स देखे जाते हैं? I have to agree across the political line, I have to agree with the other women political leader out there कि यहाँ पे सबसे पहले they look for your determination, आपकी, उसके बाद आपकी responsibility, आपकी, उसके बाद आपका जो है पार्टी के थ्रू
आप जितने काम करते हैं, आपकी डेडिकेशन, आपकी इंडिविजुअलिटी, उसको कंसीडर करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये जो नया कॉन्सेप्ट चला हुआ है नेपोटिज्म का, या फिर फैमिलियल बैकग्राउंड देखना या सोशल बैकग्राउंड देखना, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। आई डोंट डिनाई दोज फैक्टर्स आर स्टिल देयर, बट वो सेकेंडरी है। बट सबसे पहले व्हाट इज योर एबिलिटी, आपका लीडरशिप क्वालिटी, आप जिस पार्टी से काम कर रहे हो और जिस एरिया में काम कर रहे हो, आपका विनेबिलिटी कितना है, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड कितना है, हाउ मच यू हैव वर्क फॉर द पीपल, आपका डेडिकेशन क्या है, आपका जो इंडिविजुअल जो इंप्रेशन है, इन्फ्लुएंस है, वो कितना है, वो सबसे पहले कंसीडर किया जाता है। एंड द सेकेंडरी फैक्टर्स विच इज देयर इन द पेरिफेरी, ऑब्वियसली दे ऑल्सो कम इन अरुणाचल। जी जी बिल्कुल मीना जी। अपराजिता जी, चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की ज़रूरत खास तौर पर पड़ती है। मेल काउंटर पार्ट्स फंडिंग इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को इसमें दिक्कत आती है। क्या ये भी एक वजह है महिलाओं का राजनीति में ना आना? जी, ये बिल्कुल सही है कि आर्थिक जो व्यवस्था है वो ज़रूर मैटर करता है, क्योंकि चुनाव में भाग लेना, फिर उसके बाद उसका प्रचार करना, इन सब कामों में पैसों की आवश्यकता होती है। और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की जितने सारे साधन हैं, उन सब में पैसों की आवश्यकता होती है। तो ये डेफिनेटली मैटर करता है जो आर्थिक व्यवस्था है, क्योंकि बिना प्रचार के आपका नाम तक कोई नहीं जानेगा कि आप इलेक्शन में उठ रहे हैं। कि हम लोग जब भी वोट देने जाते हैं, जब हम लोग वोटिंग मशीन में देखते हैं नामों को, कई सारे ऐसे नाम भी आते हैं जिनके बारे में हमने सुना ही नहीं था। जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके नेताओं का जो नाम है वो सब हमें पता है, लेकिन जो निर्दलीय रूप से उठते हैं उनका नाम तक हम प्रचार नहीं होता है। और प्रचार के पीछे तो पैसा ज़रूरी है ही। जानकी जी, आपकी क्या राय होगी इस पर? चुनाव लड़ने के लिए फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है जो महिलाएं इकट्ठा नहीं कर पाती। देखिए, चुनाव के लिए तो फंडिंग ज़रूरी है, वो सबसे अहमियत वाली बात है वो, लेकिन वो एक अलग चैप्टर बन जाता है। हम अगर आप देखें एक चीज़ के एक महिला है जो समाज के लिए काम कर रही है, जो वो क्षेत्र में पॉपुलर है, लेकिन कंपैरेटिवली कोई ऐसा पुरुष है जिनके पास शायद पैसा ज़्यादा हो, तो हमने हमारे दल पे जो आइडियोलॉजी देखा है वो महिला को टिकट मिलेगी, क्योंकि वो महिला ऑलरेडी अपना एक सोशल स्टैंडिंग और सोशल स्टेटस बना के रखी है। क्योंकि मैंने जैसे आपको पहली बार ही बोला है कि विनेबिलिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर है। विनेबिलिटी में क्या काउंट करता है? वो महिला में क्षमता कितनी है, वो महिला में दक्षता कितनी है, अगर वो महिला एक दायित्व लेती है तो वो निभा पाएगी कि नहीं। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो महिलाओं में कितने सारे समाज सेविका है, पुरुषों में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। महिलाओं में बहुत सारे महिलाएं जो छोटे छोटे अपने नेबरहुड में जो काम करती है, समाज सेवा के काम करती है, लोगों की मदद करती है, ऐसे महिलाएं बहुत सारे हैं। उनको अगर एक स्कोप मिला तो वो लोग भी आगे बढ़ के आके राजनीतिक क्षेत्र में आ सकती है। लेकिन जैसा आपने जो प्रश्न पूछा है पैसों के बारे में, फंडिंग के बारे में, फंडिंग डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन फंडिंग से भी ऊपर है, अगर कोई महिला कैंडिडेट है और वो अपने क्षेत्र में काम कर रही है, उनकी पॉपुलैरिटी है, तो उस मामले में उनका वेटेज ज़्यादा रहेगा। पॉपुलैरिटी अहमियत बढ़ाता है। बातचीत के इस दौर को हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के बारे में। स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद है। देश में आम चुनाव आते ही संसद तथा विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात जोरों से उठने लगती है और प्रमुख राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में इसे जगह भी मिल जाती है। लेकिन जब बात इसे अमली जामा पहनाने की आती है तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये बिल 24 सालों से लटका हुआ है। जानकी जी, 1996 से लेकर 2020 तक का सफ़र, एक बिल को पास करवाने में इतना समय आखिर क्यों? अगर आप देखें, हमारे जो 2019 में संकल्प पत्र लिया था हम लोग भाजपा की तरफ से, संकल्प पत्र में भी
33% आरक्षण के बारे में मेंशन किया गया है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि 1996 में पहले बार ये मामला सामने आया था, ये बिल सामने आई थी, तब से लेके इतने दिन तक पास नहीं हुआ। अब भाजपा को दोषीदार नहीं मान सकते इसीलिए क्योंकि भाजपा बहुमत में नहीं थी, लोकसभा में थी लेकिन राज्यसभा में बहुमत में नहीं थी। अब जब भाजपा राज्यसभा बहुमत में आई है तो डेफिनेटली हम लोगों का ये एक प्लान है आगे चल के इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि इतने सालों में जो सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है, 2 बार रही है, उन लोगों ने खाली एक खाली प्रचार किया इस बिल को लेके, लेकिन कभी उन लोगों में वो इच्छा ही नहीं थी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। 2010 में इसको लोकसभा से पास किया गया था, लेकिन राज्यसभा में इन लोगों ने ये पास करने की ज़रूरत नहीं समझी, वो बिल वही के वही रह गई। यह बिल ऑलरेडी राज्यसभा में पारित हो चुका है। हाँ, एक बार टेबल हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा पहुंची ही नहीं ये बिल। राज्यसभा पहुंची ही नहीं। पिछले सालों को अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे बिल पास हुए हैं जिसने, इसीलिए मैं इसी पॉइंट पे अभी आ रही हूँ। अभी जब दोनों जगह हमारी बहुमत है, लोकसभा में और राज्यसभा में, हम लोगों ने कुछ ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। अगर आप देखें 500 साल पुरानी जो मुद्दा है, एक बहुत बड़ा मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, हम लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट किया। 70 साल पुरानी जो आर्टिकल 370 कश्मीर की जो मुद्दा, वो मुद्दा को अभी हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। 370 को हम लोगों ने हटाया। वो बहुत 70 साल से वो कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो जब हम लोग इतने सारे ऐतिहासिक कदम उठा सकते हैं तो डेफिनेटली हम लोगों के प्लान में ये है कि हम आगे चल के इस बिल को भी पास करेंगे। लेकिन बड़ा सवाल तो लेकिन तब तक हम आपको ये भी बता दें कि भाजपा ने महिलाओं को जितनी सम्मान दी है, चाहे आप प्लान्स स्कीम्स के बारे में ही बोले या जो भी बोले, महिलाओं को हमेशा एक उच्च स्तर का दर्जा मिला है। पहली बात तो ये है कि आप प्रतिरक्षा मंत्रालय जैसे एक भारी भरकम एक मंत्रालय एक महिला मंत्री को सौंपा गया था, निर्मला सीतारामन जी। अभी निर्मला सीतारामन जी अगर आप देखें तो वित्त मंत्री हैं। राहुल गांधी के खिलाफ अगेंस्ट इलेक्शन लड़ने के लिए हम लोगों ने स्मृति ईरानी जी को चुना है। वहाँ पे हम लोग कोई पुरुष के बारे में भी सोच सकते थे, लेकिन हम लोगों का पूरा कॉन्फिडेंस था कि स्मृति जी ये सीट जीत के दिखाएगी, और उन्होंने सही में अमेठी जैसी, जहाँ पे उन लोगों की इतनी, अब गांधी परिवार की जो स्थिति थी अमेठी में, आप तो देखी, हम लोग सब ने देखा है, वो स्थिति को स्मृति ईरानी जी ने पूरा हिला दिया है, जड़ से हिला दिया है और मिटा दिया है, और वहाँ से वो प्रतिनिधित्व करती है अभी। तो इसलिए जहाँ इतने ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, तो महिला आरक्षण को लेकर भी हम लोग डेफिनेटली कुछ कदम उठाएंगे। और ये भाजपा कह रही है कि हमारी मंशा है, हम ज़रूर कोई ना कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि हमने बेटियों महिलाओं के लिए काफ़ी योजनाएं तैयार कर रखी हैं। अगर मंशा है तो अमली जमा पहनाने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? बिल्कुल, यह है कि अभी जब हम कह सकते हैं कि भाजपा जब आज पूरी तरह से बहुमत में है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी, तो इस तरह के बिल को पास कराने में, जो कि आधी आबादी के लिए उसके पक्ष में जाता है, तो इसको इतने देरी क्यों? यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। और वैसे भी जब तक कि नीति निर्धारण में या राजनीति में या कानूनी प्रक्रियाओं में महिलाओं को पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिलती है, तब तक इस तरह के जो बिल है बनाने से कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब तक उनकी आवाज़ या उनकी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, उनकी स्वतंत्रता है, या उनके जो निर्णय हैं वो खुद नहीं लेती हैं, तो खाली मात्र आरक्षण दे देने से और उससे किसी भी तरह की महिलाओं की जो समस्या है उनका कोई समाधान नहीं है। अगर आप मात्र आरक्षण देते हैं और 33% आप आरक्षण देते हैं, उसमें महिलाएं जीतती भी हैं, लेकिन जब तक उनके हाथ में वो बागडोर ही नहीं है, उस बैकडोर को पीछे से कोई और संचालित करता रहे, तब तक इस तरह के बिल का फ़ायदा भी क्या। हमारे साथ अरुणाचल से टोको मीना भी जुड़ी हुई हैं। मीना जी, संविधान कहता है हमारी महिला और पुरुष बराबर है, लेकिन क्या सही में इसे माना जाता है? अगर माना जाता तो महिला आरक्षण बिल के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता।
हाँ, ये बात सही है। हमारा संविधान कहता है कि महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, सबका इक्वल राइट्स है और है भी इस कंट्री में। अदरवाइज आप जैसे स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि महिला वोटर्स जो ज़्यादा टर्नआउट होते हैं हर इलेक्शन, ये नहीं होता अगर इक्वालिटी नहीं होती तो और फिर जो महिलाएं जो वुमेन पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल लीडरशिप में वो इंक्रीज नहीं होती। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वुमेन रिजर्वेशन बिल जो आपने अभी कहा है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि it's not about considering the words of the representative from भारतीय जनता पार्टी। ये जो महिला रिजर्वेशन बिल है, it is not about राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और anybody else. It is the issue, it's the matter which we women need to take up together. ये it is not about the issue of स्मृति ईरानी defeating राहुल गांधी from अमेठी और मे बी सेइंग कि मोदी जी ने सीतारमन जी को और स्मृति ईरानी जी को अपने कैबिनेट में जगह दिया है। दैट इज़ नॉट रिलेटेड एट ऑल। वी नीड टू फाइट टुगेदर। अगर आप कांग्रेस को कहते हैं कि इतने दशक से बिल पास नहीं कराया, चलो अब आप बताइए कि आपका राज्यसभा लोकसभा में भाजपा का हुकूमत चल रहा है, तो मतलब आप उसमें ये बिल पास नहीं करा सकते। बट वही है कि एलिगेशन देना है कांग्रेस ने नहीं किया है। और जैसे कि हमारे भाजपा के जो रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि हाँ उन्होंने कि ऐतिहासिक काम करके दिखाया है, दैट इज़ वेरी ट्रू। ऐतिहासिक का मतलब क्या होता है? हिस्टोरिक क्या होता है? पुराना चीज़। दे ओनली फाइट ऑन ओल्ड थिंग्स कि फॉर एग्जाम्पल मंदिर बनाना, ये सब चीज़ जो है पुराना चीज़ को लेकर दे कीप ऑन penetrating on emotions of peoples of country and create conflicts among between them. मीना जी, तो ये सब कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। जी जी मीना जी, यही करती आई है। जी हमारा मुद्दा है कि इसलिए बता रही हूँ कि ये करते आए हैं। तो फिर ये बिल जो है, हाँ तो ये बिल जो है उसको अभी पास कराना चाहिए। जैसे कि उन्होंने फार्मर्स बिल अभी पास कराया, 1-2 दिन में ही पास कराया, तो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 का क्यों उसका 8 का क्यों नहीं पास करा सकते? दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच द कंट्री रिक्वायर इट। द कंट्री नीड इट, द वुमेन फोक ऑफ दिस कंट्री नीड इट। अगर आपको चाहिए कि औरतों का इक्वल दर्जा होना है, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास है आपको, स्पेशली टू द बीजेपी, आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की दुहाई देते हो तो विश्वास है तो एक झटके में पास हो सकता है। जबकि दोनों हाउसेस में बीजेपी का कंट्रोल है, तो कराता क्यों नहीं है? जैसे कि आप कांग्रेस को लेके गालियां देते रहते हो, उसी के पीछे पड़े रहते हो, तो सही मायने में कहा जाए कि ये आप लोग इस इशू को लेकर लिंगरिंग अराउंड कर रहे हो, चाहते नहीं हो। हम लोग ने 2010 तक तो कम से कम इतनी तो मेहनत की कि लेके तो आया, कम से कम उसको आगे तो बढ़ाइए। एंड संविधान में जो आर्टिकल्स है, जो इक्वालिटी की बात की है महिला और पुरुष के बीच में, उसको तो मान के चलिए। जबकि भाजपा सरकार जो संविधान को भी नहीं मानते हैं, उसमें तोड़ मरोड़ करते रहते हैं, तो फिर ये वुमेन रिजर्वेशन वाला बिल जो है, जो कहते हैं कि हाँ करेंगे, वो कभी नहीं होगा अनलेस अनटिल आईएनसी पावर वापस पावर में नहीं आती है। जी टोगोमिना जी, एक और सवाल है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने 2019 में 41% महिला उम्मीदवारों को जगह दी। टीएमसी की 9 महिला सांसद इस वक्त लोकसभा में है। जिस तरह का कदम ममता बनर्जी ने उठाया, क्या यही पहल दूसरी पार्टियां नहीं कर सकती? तब तो आरक्षण की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, भारत एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। उसको बहुत डाइवर्स कंट्री है। हर स्टेट एक दूसरे से अलग है। इसमें सबसे पहले मायने क्या रखती है, आपके अंदर जो वो इंस्पिरेशन, जो मोटिवेशन, वो डेडिकेशन कितनी है हर एक राज्य सरकार की। ममता बनर्जी ने जो किया वो अपने इंस्पिरेशन और डेडिकेशन के हिसाब से किया है, अपने बलबूते पे किया है। क्या वही मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन ये कहना चाहती हूँ कि क्या वही इंस्पिरेशन, डेडिकेशन, वही क्षमता हर राज्य में है? हर राज्य के जो मुख्यमंत्री है, जो लीडर्स है, चाहे वो औरतें हों या
या फिर पुरुष हो, उनके पास है वो डेडिकेशन कि हाँ महिलाओं को भी आगे लाना है, पार्लियामेंट तक पहुंचाना है, या फिर स्टेट कैबिनेट में लाना है, या फिर यूनियन कैबिनेट में लाना है, उतना डेडिकेशन है। तो मैंने पहले भी कहा है आपसे कि महिलाओं को बस यही देखा जाता है कि हाँ इसको कौन सा पोस्ट में बिठाना है, किस पोस्ट में बिठाना है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि आप जैसे कह रहे थे स्मृति ईरानी जी का, स्मृति ईरानी जी को क्या किया है कि स्मृति ईरानी जी के कैपेबिलिटी को देखते हुए, एबिलिटी जो भी है अक्रॉस द पार्टी लाइन में बोल रही हूँ, उनको क्या किया, टेक्सटाइल में डाल दिया। अभी आप जैसे बोल रहे थे वुमेन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर, ऐसे ऐसे जो है अगर उन लोग आता भी है, महिलाएं उभर के आता भी है, तो उनको ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में या रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। इसी को रोकने की जरूरत है मीना जी जी, इसी पर ध्यान देने की जरूरत है। जानकी जी, अगर पार्टियां खुद महिलाओं को पुरुषों के बराबर टिकट दे दे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है, ये समस्या है आरक्षण का, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। नहीं, टोको मीना जी को एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि वेलफेयर, वो चिल्ड्रन एंड वुमेन्स वेलफेयर, ऐसे सारे डिपार्टमेंट में या टेक्सटाइल मिनिस्ट्री में स्मृति ईरानी जी HRD मिनिस्टर भी रही है। उसके बाद उनको रिशफलिंग में जो हुआ है, रिशफलिंग में उनको दूसरी पोर्टफोलियो मिली है। और अगर ऐसी ही बात थी तो सीतारामन जी को वित्त मंत्री का पद नहीं दिया जाता। और एक चीज़ है, उन्होंने कहा है कि आप लोग क्यों नहीं करते हैं। ये सवाल पूछना तो आसान है, लेकिन हम लोग भी आपको उल्टा बोल सकते हैं कि आप लोगों ने क्यों नहीं किया। 10 साल तक आप लोग भी क्षमता में रहे, तो आप लोगों को भी करना चाहिए था। हम लोग अभी क्षमता में आए हैं, अभी दोनों जगह हमारी बहुमत बनी है, और हमने कहा है, दावे के साथ कहा है कि हम भी आगे चल के करेंगे। लेकिन ये बोलना बहुत आसान है, आपने क्यों नहीं किया। लेकिन आप लोगों को भी अगर इच्छा होती तो वो लोग भी कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे ब्लेम गेम करना हमारा काम नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के अगेंस्ट स्मृति ईरानी जी को दिया गया है, वो हम लोग गर्व से बोलते हैं कि ऐसी एक जगह पे उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको दायित्व दिया गया है, जिस जगह पे अमेठी में कांग्रेस की वो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड रही है, स्ट्रांग पोजीशन रही है, गांधी परिवार की स्ट्रांग होल्ड रही है। वहाँ से वो जीत के आई है, तो हमारे लिए एक गर्व की बात है। एक महिला सांसद है वो, और हमारे पार्टी से वो जीत के आई है। तो इसीलिए वो बारे में हम लोग तो बार बार दोहरा के गर्व से बोलेंगे। ये बोलने के लिए हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आरोप प्रत्यारोप करना हमारा मकसद नहीं है। लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हाँ, सच बात बोला आपने, ब्लेम गेम हमारा मकसद नहीं है। ये आरक्षण होना चाहिए, तभी महिलाओं को और ज्यादा सुविधा मिलेगी कि वो लोग आगे चल के आएंगे। आप ही ने पहले आवाज उठाई थी कि राहुल गांधी परिवार डेफिनेटली, बिकॉज़ इट हैज नॉट हैपेंड मैडम। अमेठी में यस डेफिनेटली, यस यस, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है। तो दैट इज द थिंग, कांग्रेस कुछ नहीं किया है, हम लोगों ने बोला के पास भी जाता है। अगर आप फार्मर्स जो ड्रैकोनियन लॉ है, जो बिल है, ऐसे ऐसे बिल पास करा सकते हैं। हमने कोई ड्रैकोनियन लॉ पास नहीं किया है मैडम, ये आप लोगों की इंटरप्रिटेशन है कि हम लोग ड्रैकोनियन लॉ पास किया है। आप बेघर कर सकते हैं, उनको भूखे मार सकते हैं, तो फिर आप ऐसा जो महिला के हित में है तो वो बिल क्यों नहीं पास करा सकते, जबकि आपका राज्यसभा लोकसभा में दोनों में आपका बीजेपी का मेजोरिटी है। आप 10 साल का गिनते रहेंगे, गिनते गिनते आपने तो मंदिर का इश्यू सेटल कर दिया है। अपना हिस्टोरिक एक्टिविटी करते हैं, हिस्टोरिक जो प्रोमिसेस है, तो फिर आप जो आप लोग नहीं कर सके, आप लोग किसी ने बोला ही नहीं, ना राज्यसभा में आवाज उठाई, ना लोकसभा में आवाज उठाई। मीना जी 6-7 साल से देख रहे हैं, कभी आपने आवाज उठाया ही नहीं। मीना जी, जो मुद्दे आप लोग नहीं सुलझा पाए, वो मुद्दे हम लोग ने सुलझा दिया। आपसे मेरा सवाल है, भारत में फिलहाल ग्राम पंचायतों में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस भी किया था कि पंचायत व्यवस्था में महिलाएं आगे बढ़कर सामने आ रही हैं। लेकिन देखा ये भी क्या है कई राज्यों में कि महिला सरपंच तो बन जाती है, पर असली ताकत उनके परिवार के हाथों होती है, उनके पति के हाथों होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखेंगे तो शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा महिलाएं राजनीति में हैं। और यहाँ तक कि जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जो बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेट्स माने जाते हैं, वहाँ पर महिलाएं उसमें राजनीति में नहीं हैं, जबकि बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे जो राज्य हैं वहाँ पे महिलाएं राजनीति में हैं, जहाँ पर इतने वो बैकवर्ड स्टेट्स माने जाते हैं। और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में यही है कि हमने आरक्षण तो दिया है महिलाओं को एक पंचायतों में, और वहाँ पर परिवारवाद, एक तरीके का ये परिवारवाद ही, हाँ, अब नेपोटिज्म वाली बात जो आ रही थी, तो ये वही है कि आप वहाँ पे जहाँ पर
मतलब पुरुष वर्ग वहाँ पर आप सत्ता में उसमें खड़ा नहीं हो सकता है, खड़ा नहीं हो पा रहा है चुनाव में, तो महिलाओं को एज एक सरपंच की भूमिका में वो उसने खड़ा किया है और बागडोर उसमें यह है कि पुरुष संभाल रहा है। इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत है कि महिलाएं खुद ताकतवर बन के उभरे। महिलाओं में शिक्षा होनी ज़रूरी है और ये जो लैंगिक असमानताएं हैं, जो एक भेदभाव मतलब दोनों में एक बायस होता है, वो उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है कि महिलाओं में भी उतनी जागरूकता होनी होगी कि वे पुरुष के पीछे नहीं, बल्कि उनके आगे खड़ी हों और वो खुद अपने उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें विकसित करनी होगी और उसको इस तरह का प्रशिक्षण ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उन्हें अगर अपने कार्यकर्ताओं को, अपनी महिला कार्यकर्ताओं, महिला शाखा को अगर उन्हें एक विकसित करना है, उन्हें एक बढ़ाना है, तो उन्हें इस तरह का प्रशिक्षण देना होगा, उनकी रुचि को एक विकसित करना होगा और उनकी बातों को सुनना भी होगा कि महिलाएं किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं। और ये खाली ग्रामीण स्तर पर ही नहीं, शहरी स्तर पर भी आज युवा महिलाएं आगे आ रही हैं। एक ऐसा नहीं कि युवा महिलाएं आगे नहीं आ रही, युवा महिलाएं मुखर होकर बोल भी रही हैं, अपनी बातों को कह भी रही हैं। आप अगर देखेंगे विश्वविद्यालय वगैरह के चुनाव वगैरह के समय में आप देखेंगे तो उसमें महिला प्रतिनिधि आगे भी आ रही हैं और खुल के बोल भी रही हैं, लेकिन ये अभी प्रतिशत बहुत कम है और इसको बढ़ाना भी होगा, इसको ज़रूरी भी है कि बढ़ाना भी है, तभी हम मतलब महिला जो सशक्तिकरण की बात है वो हर स्तर पर, हम सामाजिक स्तर पर है, राजनीतिक स्तर पर, सभी हम उस बात को हम कर सकेंगे। जी टोको मीना जी, मेरा आपसे सवाल है, महिला आरक्षण की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक पहलू ये भी है कि महिलाओं का आरक्षण परिवारवाद क्लब की शक्ल ना ले, जिसमें बहुओं, बेटियों और जो रिश्तेदारों हो उन्हें बढ़ावा मिलता है, इस पर भी ध्यान देना होगा। ये जो है आप कर रहे हैं परिवारवाद, ये तो कभी होना भी नहीं चाहिए। बहुओं के फॉर्म में या फिर बहनों के फॉर्म में या फिर माताओं के फॉर्म में या फिर फ्रेंड्स के फॉर्म में कभी होना भी नहीं चाहिए। एबिलिटी पे किसी की एबिलिटी पे, किसी की डेडिकेशन पे, किसी की जो कैपेबिलिटी है उसी पे होना चाहिए। ये जो सारा जितना भी रिजर्वेशन का जो है महिला पार्टी इन पॉलिटिकल फील्ड, तो ये सब नहीं होना चाहिए, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। जी जानकी जी, मातृत्व सत्तात्मक समाज में पुरुष प्रधान मानसिकता बुरी तरह हावी है, ये हम देखते आ रहे हैं। इस मानसिकता को नहीं बदलने तक महिलाओं की स्थिति में सुधार संभव नहीं। कुछ मानसिकता की तो बात है हमारे समाज में, लेकिन मानसिकता हम खुद महिलाओं को भी अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम महिलाएं भी कभी कभी सोचते हैं क्या हम कर पाएंगे, अपने आप से भी हम लोग वो प्रश्न करते हैं क्या हम ये कर पाएंगे। तो वो मानसिकता भी हम लोगों को खुद बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम खुद पे विश्वास नहीं रखेंगे कि हाँ हम आगे बढ़ के आ सकते हैं, कोई भी क्षेत्र हो, हम खाली राजनीति के बारे में यहाँ नहीं बोलेंगे, अगर आप जनरलाइज भी करें कि क्या हम ये कर सकते हैं, ये अपने आप को अगर हम सवाल पूछते हैं तो हमारे अपनी आंसर होना चाहिए कि हाँ हम ये कर पाएंगे। अगर हमारे अपने आप में वो आत्मविश्वास आती है तब हमारी मानसिकता बदल जाएगी और तभी समाज में एक सुधार आएगा। और दूसरा ये भी है कि जो फील्ड वर्क होता है, कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई भी दल हो, तो उसको एक फील्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है। तो महिलाओं के लिए वहाँ पर स्थिति थोड़ी सी कठिन भी होती है, वो परिस्थितियाँ थोड़ी सी कठिन भी होती हैं जितनी वो पुरुषों के लिए कठिन नहीं होती हैं। तो वो भी एक कठिनाई होती है, महिलाएं उसमें रुचि नहीं लेती हैं राजनीति में। और कुछ परिवार का सहयोग, ये भी एक बहुत बड़ी होती है कि परिवार अगर आप एक महिला राजनीति में जाना चाहती है तो परिवार उसको कितना सपोर्ट कर रहा है, उसको कितना, बेसिकली देखा जाता है कि जिन परिवारों में राजनीति में जो परिवार पहले से हैं उनकी महिलाएं, उनकी बहुएं हों चाहे बेटियां हों, वो लोग किसी भी तरह से उसमें एक अपनी इच्छुकता दिखाती हैं या उनको एक आगे किया जाता है। जबकि बाकी अगर महिलाओं के दृष्टि में देखें जो एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं, उनके लिए ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती हैं अपने परिवार को समझाना और उनसे ये उम्मीद करना कि वो उनका सहयोग करे इस राजनीति के क्षेत्र में आने के लिए। और ये भी एक कमी का कारण होता है, मतलब महिलाएं उसमें रुचि नहीं लेती हैं।
और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, महिलाएं कभी अपने आप की ही शत्रु होती है, क्योंकि क्या होता है जो आपने मानसिकता बदलने की सोच बदलने की जो बात आती है, तब महिलाएं अपनी शत्रु होती है। क्योंकि महिला, हम लोग अभी देखिए, हम लोग इस समाज में हम महिलाएं माँ भी है, बहन भी है, बहू भी है, बेटी भी है और किसी की बीवी भी है। तो हम में वो क्षमता है कि हम सोच बदल सके। हम अपने बेटों को क्यों सिखाते हैं कि बेटियों के ऊपर तुम हावी पड़ो? हम अपनी बेटियों को काबिल बनाना चाहिए और बेटों को ये सिखाना चाहिए कि आप लोग महिलाओं को रिस्पेक्ट करें। ये सोसाइटी में आप अगर देखें जो भी क्राइम्स हो रहे हैं आज के दिन, तो इसको तो जड़ से मिटाने के लिए महिलाएं एक बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकती है। जब तक राजनीति में महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी तब तक समाज में उनकी बात का कोई खास असर भी नहीं होगा। लेकिन कुछ सोच बदलने की जो प्रक्रिया है वो हम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। घर से पहली बात अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं। उसके बाद जब अपनी सोच बदलेगी तब जाके परिवार में ये सुधार आएगा और ये समझ आएगा और सोच आएगा कि हाँ, महिला भी आके नेतृत्व कर सकती है। जी बिल्कुल। टोको मीना जी, आपसे आखिरी सवाल, बिना किसी राजनीतिक बैकग्राउंड के अगर कोई महिला राजनीति में आना चाहे तो शुरुआत कहां से करें? ये सवाल आपके लिए इसलिए है क्योंकि आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता कह के नहीं, बट एक महिला के तौर पे ये मैं उत्तर देना चाहूंगी। क्योंकि अगर जब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता कह के आप अगर ये क्वेश्चन पूछे तो ये बहुत ही मतलब अच्छा फील नहीं करूंगी मैं तो as a woman I will reply that I belong to a non-political party, but today I am here in Arunachal Pradesh Congress Committee as a general secretary of the party. How I started, that depends on the individual interest. Individual interest, उसको करना क्या है आगे, उस एक महिला को आगे जाके घर बसाना है, डॉक्टर बनना है, नौकरी करना है, या फिर देश के लिए सोचना है, या फिर समाज सेविका बनना है। दैट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट और उसका वो जो विजन क्या है, आगे का जो वो क्या सोचता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई हाथ पकड़ के आपको एक पॉलिटिकल लीडर बनाएगा या फिर कोई पॉलिटिकल एरिना या स्पेयर या फिर कोई पार्टी में आपको पहुंचाएगा। इट इज ऑलवेज डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल इंटरेस्ट कि आपको करना क्या है। आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड टू वर्क फॉर द पीपल ऑन अ पॉलिटिकल लेवल। आई वॉन्टेड टू बी अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल लीडर, सो आई हैव joined this Arunachal Pradesh Congress Party to work for the people. So I cannot really say कि आपको कोई सीढ़ी चढ़ना होगा या you have to walk over the bridges, you have to walk over the mountains. It is your individual interest and the inspiration, your dedication, your motto, your vision which will make a path, which will give you a way to achieve your destination. मीना जी, जानकी जी, कैसे महिलाएं पॉलिटिक्स में एंटर कर सकती हैं? जैसे कि टोको मीना ने बताया, इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, आप क्या कहेंगे? इच्छा से, वो मैं सहमत हूँ, एकमत हूँ इस बात में कि अपनी इच्छा से, अगर आपको इच्छा है कि आप एक स्पेक्टेटर बन के रह जाएगी, देश की पॉलिसी मेकिंग में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तब एक स्पेक्टेटर ही आप बन के रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें सुधार खुद लाना चाहिए और हमको पॉलिसी मेकिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए, तब आप उसमें इंटरेस्ट लेके आप आगे बढ़ के आ सकती है। एक पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई महिला ज्वाइन करना चाहे तो आपको वेलकम करेगी, आपको ज्वाइन भी करने देगी, लेकिन वहाँ जाके अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। पहली तो बात यह है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेरी आइडियोलॉजी को सूट करता है। मैं अगर इंडिविजुअली कहूँ तो भाजपा की आइडियोलॉजी मुझे मैं आकर्षित हुई भाजपा की आइडियोलॉजी से। तो आकर्षित होके मैंने जब ज्वाइन किया 2016 के शुरुआत में मैंने ज्वाइन किया था। जब मैंने ज्वाइन किया उसके बाद से लेकिन अपना रास्ता मैंने खुद बनाया। अपना रास्ता खुद बनाना है, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। पहले तो आपकी इच्छा से ये शुरू होगी, फिर उसके बाद अपना रास्ता आपको खुद बनाना पड़ेगा। जी, चूँकि अंजू जी आप स्तंभकार हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी के बिना महिलाओं का एक्चुअल एम्पावरमेंट कितना दूर है, ये सवाल आपके लिए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है कि राजनीति में महिलाओं को पूर्ण भागीदारी मिले। एक अच्छा परसेंटेज चाहिए ज़रूर, क्योंकि एक्टिव पॉलिटिक्स में आए बिना आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती है। और
मैं ये बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूँ कि एक्टिव पॉलिटिक्स में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो राजनीति शास्त्र है वो उसको एक मात्र शिक्षा का एक विषय मान के ना उसको छोड़ दिया जाए कि लेडीज़ महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, उसको खाली एक पढ़ के और उसकी एक डिग्री लेके उसे छोड़ दें। अगर उन्हें उसमें इंटरेस्ट है तो हमें ये राजनीतिक दलों का भी कर्तव्य है कि राजनीति जो एक अपने आप में एक नकारात्मकता का बोध देती है महिलाओं के केस में, महिलाओं को उतनी आकृष्ट नहीं करती है, तो उसको कुछ साफ सुथरा बनाया जाए उतना कि एक महिला उसमें रुचि ले, बिल्कुल ले। और अगर महिला को अपनी आवाज़ ऊपर तक ले जानी है, एक महिला को अगर अपनी स्थिति बनानी है, तो महिलाओं को बहुत ज़रूरी है कि वो उसमें एक पॉलिटिकल लेवल पर ज़रूर आए। आज इंदिरा गांधी ने, आज हम इंदिरा गांधी के नाम से परिचित हैं, कौन नहीं जानता इंदिरा गांधी के नाम को। तो एक अपना एक राजनीति का एक मंच बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो जब तक महिलाओं को राजनीति में जगह नहीं मिलेगी, जब तक देश के फैसलों में उनकी भागीदारी नहीं होगी, तब तक बराबरी के सारे दावे किताबी बातें बनकर रह जाएंगी। यदि नए समाज की संरचना करनी है तो महिलाओं की सोच के बिना वो संभव नहीं। ये लड़ाई मर्दों से नहीं बल्कि रूढ़िवादी सोच से है, जिसमें औरतों को दायरे में रखा गया है, और इसे बदलने के लिए मर्द और औरत दोनों को कोशिश करनी होगी। चलिए, उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की चर्चा आज यहाँ हमने की, उस तरह की चर्चा राजनीतिक दल भी करेंगे और समझेंगे कि आधी आबादी का रिजर्वेशन का जो सफ़र है वो इतना लंबा और अधूरा क्यों है, और इसे अगर मंजिल तक पहुँचाना है तो उसके लिए क्या करना है। इसी के साथ आज की सीधी बात में इतना ही। एक नए विषय को लेकर हम अगले हफ्ते एक बार फिर आपके सामने होंगे। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट लाइव। धन्यवाद।